सिर्फ रूल्स याद कर लेना असली जान होती है राइटर की सोच। आज उन्हें कोई नॉर्मल ऐसे नहीं लिखना है, मुझसे तो पहले रूपरेखा तैयार नहीं होगी। हर जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि राइटिंग का असली सीक्रेट रूल से नहीं। राइटर ने दोनों टॉपिक्स को एक ही फ्लो में जोड़ दी। तो चैंपियंस, आगे हम इस चैप्टर का एंड तक पहुंच गए। हेलो क्लास, दिस इज रिया भाटिया। वेलकम बैक टू रैंक अप विद रिया। कभी ऐसा हुआ है क्या, टीचर ने क्लास में बोला ऐसे लिखो और आपने पेन तो उठा लिया लेकिन दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक। बस एक ही क्वेश्चन, यार लिखूं तो लिखूं क्या। बिलीव मी, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। आज का चैप्टर क्या लिखूं कि राइटर भी इसी कंफ्यूजन से गुजर रहे थे और इसी कंफ्यूजन से शुरू होती है एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी, जहां राइटर्स सिर्फ ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि ढूंढते हैं एक परफेक्ट ऐसे लिखने का असली सीक्रेट। क्या बड़ा राइटर बनने के लिए मुश्किल वर्ड जरूरी होते हैं? सोचो जरा, क्या पहले आउटलाइन बनाना कंपल्सरी होता है या फिर अच्छा ऐसे सिर्फ दिल से लिखा जाता है? आज का ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर आपको राइटिंग का एक नया नजरिया देगा और प्रॉमिस करती हूँ वीडियो के एंड तक ना सिर्फ ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बल्कि एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाओगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। ये चैप्टर है क्या लिखूं, जिसे लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। ये एक विचारात्मक निबंध है। इस चैप्टर में राइटर ने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार जैसे दो टॉपिक्स को लेकर ऐसे लिखने के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया है। राइटर अलग अलग विद्वानों के विचार पढ़ते हैं, ऐसे लिखने के रूप समझने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ रूल्स याद कर लेना ही अच्छा राइटर बनने के लिए काफी नहीं होता। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि राइटर हमसे किताब की तरह बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो अपनी सारी कंफ्यूजन, अपनी सारी थिंकिंग और अपनी पूरी जर्नी सीधा हमारे साथ शेयर करते हैं। इसी वजह से ये चैप्टर पढ़ने में से ज्यादा एक रियल कन्वर्सेशन जैसा फील होता है। और बिलीव मी गाइस, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको भी लगेगा अरे ये तो मेरी ही प्रॉब्लम है। एक लाइन अच्छे से याद रखना, ये चैप्टर निबंध लेखन की प्रक्रिया, उसकी कठिनाइयां, उसकी प्रॉब्लम्स और एक आइडियल निबंध, आइडियल एसे की खोज पर बेस्ड है। ये लाइन एग्जाम में बहुत काम आएगी, इसे लिख के ले लो। तो अब तक हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। राइटर अपनी बात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन से शुरू करते हैं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा मन है लिखने का, वो कह रहे हैं लिखना ही पड़ेगा। यहीं से हमें पता चलता है कि राइटर के ऊपर एक प्रेशर है। अब राइटर हमें इंग्लिश के एक बहुत फेमस एसे राइटर A.G. गार्डिनर के बारे में बताते हैं। गार्डिनर का मानना था कि लिखने के लिए एक खास मेंटल स्टेट चाहिए होती है, मतलब जब मन में एक्साइटमेंट हो, दिल में एनर्जी हो और दिमाग आइडिया से भर गया हो, तब लिखना मुश्किल नहीं लगता। उस वक्त टॉपिक कोई भी हो, राइटर अपने इमोशंस उसमें नेचुरली डाल देता है। और इसी बात को समझाने के लिए गार्डिनर एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी चल जाती है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी रटना मत, समझना जैसे खूंटी सिर्फ सपोर्ट है, असली चीज तो हैट है। वैसे ही ऐसे का टॉपिक सिर्फ एक मीडियम है बच्चों, असली जान होती है राइटर की सोच, उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस। यानी टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटर का नजरिया। यही राइटर अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं। मैं गार्डिनर की इस बात से सहमत तो हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसी परफेक्ट मेंटल स्टेट फील ही नहीं करता आपकी और मेरी तरह। उनके लिए राइटिंग इतनी इजी नहीं है।
उन्हें आइडियाज अपने आप नहीं आते, उन्हें बैठकर सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी जहां गार्डनर के लिए राइटिंग एक नेचुरल फ्लो की तरह था, वहीं हमारे राइटर के लिए राइटिंग एक स्ट्रगल था। सच बताओ, एग्जाम हॉल में ऐसे या आंसर लिखने से पहले कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? क्वेश्चन सामने होता है, पेन हाथ में होता है, लेकिन दिमाग कहता है आइडिया ही नहीं आ रहा यार। एग्जैक्टली, राइटर भी इसी फेज से गुजर रहे हैं। राइटर बताते हैं कि आज उन्हें कोई नॉर्मल ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि नमिता और अमिता के लिए 2 आइडियल एसेज लिखने हैं। और यहीं से असली टेंशन शुरू होती है। नमिता ने टॉपिक दिया, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और अमिता ने कहा समाज सुधार पर ऐसे लिखिए। अब पहली बार सुनने में ये दोनों टॉपिक्स बहुत नॉर्मल लगते हैं मेरी जान, लेकिन राइटर के दिमाग में एक के बाद एक क्वेश्चंस आने लगते हैं। वो सोचते हैं, दूर के ढोल सुहावने, ठीक है, ये तो एक कहावत है, लेकिन इस पर पूरा 5 पेज का ऐसे कैसे लिखूं यार मैं? और दूसरा टॉपिक समाज सुधार, जिस मुद्दे पर सदियों से डिबेट चल रही हो, जिस पर बड़े बड़े विद्वान भी एक मत नहीं है, उस टॉपिक को मैं सिर्फ कुछ पेज में कैसे समझा दूं? यही राइटर की सबसे बड़ी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। अब राइटर डिसाइड करते हैं, गैस वर्क करने से बेटर है उन लोगों से सीखा जाए जो ऐसे लिखने के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। इसलिए वो सीधा पहुंचते हैं निबंध शास्त्र के आचार्यों के पास। उनका एक ही गोल है, पहले ये समझना एक आइडियल एसे होता क्या है, और उसके बाद ही राइटिंग को शुरू करना। अब राइटर ने डिसाइड कर लिया कि अंदाजा लगाने से बेटर है कि एक्सपर्ट से सीखते हैं, इसलिए वो पढ़ने लगते हैं निबंध शास्त्र के आचार्यों को, यानी ऐसे राइटिंग के एक्सपर्ट्स। अब आचार्य जी का पहला रूल आता है, और ऑनेस्टली ये रूल सुनकर राइटर को थोड़ा रिलीफ मिलती है। वो कहते हैं निबंध छोटा होना चाहिए। यही तो सारी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि छोटे ऐसे में ब्यूटी और फ्लो बना रहता है। ये सुनकर राइटर कहते हैं थैंक गॉड, कम से कम अब 10-15 पेजेस का तो नहीं लिखना पड़ेगा मेरे को। आप लोग को भी यही फील होता है जब आपको कोई कहता है ऐसे लिखने के लिए। लेकिन अगला ही रूल राइटर की टेंशन फिर बढ़ा देता है। आचार्य कहते हैं एक अच्छा निबंध के 2 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, सामग्री और शैली। यानी सिर्फ अच्छी लैंग्वेज काफी नहीं है मेरे बच्चों, और सिर्फ इंफॉर्मेशन भी काफी नहीं होती। दोनों का परफेक्ट बैलेंस जरूरी है लाइफ में। अब राइटर सोचते हैं सामग्री लाऊं कहां से, और पहले से पता होता कि दूर के ढोल सुहावने पर ऐसे लिखना पड़ेगा तो लाइब्रेरी जाके सर्च कर लेता। लेकिन अब क्या करूं मैं? सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, ना लाइब्रेरी, ना एनसाइक्लोपीडिया और ना कोई रेफरेंस बुक है मेरे पास। अब राइटर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, पहले नॉलेज और अपनी सोच पर भरोसा करना। और यही राइटर हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे देते हैं, प्रिपरेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। समझ रहे हो ना आप लोग भी? जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आइडियाज एग्जाम में या राइटिंग में काम आएंगे। अब तक राइटर ने सोचा था चलो सामग्री और शैली का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन आचार्य जी एक और रूल बता देते हैं, और वही रूल राइटर की सारी प्लानिंग हिला देता है। वो कहता है ऐसे लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लो भाई। यानी पहले डिसाइड करो क्या लिखोगे, किस ऑर्डर में लिखोगे, और ऐसे का फ्लो कैसा होगा। सुनने में तो ये रूल बिल्कुल सही लगता है, लेकिन राइटर्स सोचने लगते हैं कि प्रॉब्लम तो यही है। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि क्या लिखना है तो ऐसे लिखने की टेंशन क्यों होती मुझे। राइटर कहते हैं ऐसे लिखने के बाद उसका सार या समरी लिखना तो इजी है भाई बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसे शुरू होने से पहले उसका सार कैसे लिख दूं, उसकी समरी कैसे लिख दूं मैं? ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ ना जैसे मूवी देखे बिना उसका रिव्यू लिख दूं। अब राइटर के दिमाग में एक और सवाल आता है,
क्या सच में हर बड़ा राइटर पहले आउटलाइन बनाता है? और यही राइटर एजी गार्डनर का एग्जाम्पल देते हैं। गार्डनर खुद लिखते हैं कि उनके लिए सबसे मुश्किल काम ऐसे लिखना नहीं, उसका टाइटल सोचना होता था। कभी कभी तो वो टाइटल रखने के काम अपने दोस्त को दे देते थे। सिर्फ गार्डनर ही नहीं, राइटर शेक्सपियर का एग्जाम्पल भी देते हैं। वो कहते हैं कि शायद नाटक लिखने से ज्यादा मुश्किल उसका नाम रखने में हुई होगी। इसीलिए उन्होंने अपने एक फेमस नाटक का नाम ही रख दिया एज यू लाइक इट, जैसे तुम चाहो। और ये एग्जाम्पल्स देखकर राइटर एक बात समझना चाहते हैं, हर राइटर के अपना तरीका होता है। कोई पहले आउटलाइन बनाता है, कोई पहले लिखता है और बाद में उसे शेप देता है। इसीलिए राइटर फाइनली कहते हैं, मुझसे तो पहले रूपरेखा तैयार नहीं होगी। लेकिन अभी राइटर की कंफ्यूजन खत्म नहीं हुई है बच्चों। अब तक राइटर को ये समझ आ गया था कि ऐसे में सामग्री भी चाहिए और रूपरेखा भी चाहिए भैया। लेकिन अब आता है एक बड़ा कंफ्यूजन, ऐसे किस स्टाइल में लिखा जाए? आचार्य जी कहते हैं भाषा में प्रवाह होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज सिंपल हो, सेंटेंस छोटे छोटे हो और एक सेंटेंस दूसरे से नेचुरली कनेक्टेड हो। राइटर कहते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर राइटर अचानक एक फनी बात बोल देते हैं। वो कहते हैं मैं तो मास्टर हूँ और अगर मैं इतना सिंपल सेंटेंस लिखूंगा तो ये लोग मेरी विद्वता कैसे देखेंगे? इसलिए मजाक मजाक में राइटर कहते हैं शायद मुझे तो ऐसे सेंटेंसेस लिखने चाहिए जो आधा पेज खत्म होने के बाद जाकर फुल स्टॉप देखें। ये लाइन राइटर ने ह्यूमर के लिए बोली थी। वो उन लोगों पर हल्का सा व्यंग कर रहे हैं जो मुश्किल भाषा को ही अच्छी राइटिंग समझते हैं। फिर राइटर और एग्जांपल्स देते हैं। वो बताते हैं कि बाण भट्ट ने बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखे और श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य को इतना कठिन बना दिया कि हर कोई उससे समझ ही नहीं सका। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे में बहुत सारे अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां भी होने चाहिए। अब राइटर फिर से सोच में पड़ जाते हैं। एक तरफ आचार्य कहते हैं सिंपल लिखो, दूसरी तरफ कुछ बड़े लेखक इतनी डिफिकल्ट राइटिंग करते हैं कि पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो जाए। तो फिर सही तरीका है क्या? और बिलीव मी, यही कंफ्यूजन राइटर को एक नया राइटर तक की ले जाती है। अब तक राइटर ने सिर्फ दूसरों के रूल्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे निबंधकार से जिसने कहा रूल्स भूल जाओ, जो देखो जो महसूस करो वही लिखो। और यहीं से राइटर की पूरी सोच बदलने लगती है। जब राइटर अपनी फीलिंग्स लिखता है तो पढ़ने वाले को भी लगता है ये बात दिल से निकली है। इसीलिए मोंटेग्न के ऐसे आर्टिफिशियल नहीं लगते, बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। राइटर भी अब सोचने लगते हैं शायद अच्छा ऐसे लिखने का सीक्रेट रूल्स में नहीं है, सच्चाई में है, यानी जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया और जिसे हम नेचुरली एक्सप्रेस कर सकते हैं वही सबसे पावरफुल राइटिंग बन जाती है। और यही राइटर को पहली बार लगता है कि अब शायद मुझे अपना रास्ता मिल गया। लेकिन अभी तक एक चैलेंज बाकी था, दो अलग अलग टॉपिक्स। तब राइटर के को याद आता है अमीर खुसरो की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। एक दिन अमीर खुसरो को प्यास लगी। वो एक कुएं के पास गए जहां 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर हर औरत ने एक अलग चैलेंज दे दिया। किसी ने कहा खीर पर कविता सुनाओ, दूसरी बोली चरखे पर, तीसरी ने कहा कुत्ते पर और चौथी बोली ढोल पर। अब सोचो, एक ही वक्त में 4 अलग अलग टॉपिक्स, लेकिन अमीर खुसरो ने अपनी प्रतिभा से एक ही कविता में चारों टॉपिक्स को जोड़ दिया। राइटर सोचते हैं मुझ में अमीर खुसरो जैसी प्रतिभा तो नहीं, लेकिन उनका आइडिया जरूर यूज किया जा सकता है।
इसलिए राइटर ने डिसाइड करते हैं कि मैं भी अपने दोनों टॉपिक्स को एक ही फ्लो में समझाऊंगा। और यहीं से शुरू होती है दूर का ढोल सुहावने की असली एक्सप्लेनेशन। राइटर कहते हैं दूर से बजता हुआ ढोल बहुत मधुर लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी सिर्फ आवाज सुनते हैं, उसकी सच्चाई नहीं। जो लोग ढोल के बिल्कुल पास बैठे होते हैं उनके लिए वो आवाज बिल्कुल तेज और कर्कश होती है, लेकिन जो लोग दूर होते हैं उन्हें वही आवाज शादी की खुशी, उत्सव का माहौल और खुशियों का तस्वीर दिखा देती है, यानी दूसरी सच्चाई को थोड़ा छुपा देती है और इमेजिन करो उस खाली जगह को खुद की खूबसूरत बना देती है। इसीलिए राइटर कहते हैं दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं, लेकिन सिर्फ ढोल ही नहीं, ये बात हमारी रियल लाइफ पर भी लागू होती है। अब राइटर इसी कहावत को हमारी जिंदगी के साथ कनेक्ट करते हैं और बताते हैं तरुण को फ्यूचर क्यों अच्छा लगता है और वृद्ध को पास्ट क्यों सबसे सुंदर लगता है। यही है से ये चैप्टर मीनिंगफुल एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। तो शुरू करते हैं। अब राइटर सेकंड टॉपिक पर आते हैं, समाज सुधार। राइटर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, हिस्ट्री के कोई भी ऐसा टाइम नहीं था जब सोसाइटी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ी। हर जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं। इसीलिए राइटर एग्जाम्पल्स देते हैं बुद्धा, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद एंड महात्मा गांधी जी का। ये सब अलग अलग टाइम के महान समाज सुधारक थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए रिफॉर्म्स भी कभी खत्म नहीं होते। राइटर कहते हैं आज जो चीज सोसाइटी के लिए सही लग रही है हो सकता है फ्यूचर में वही गलत मान ली जाए और फ्यूचर के लोग उसी चीजों को दोबारा इंप्रूव करें, यानी ना दोषों का अंत है और ना ही सुधारों का। इसी वजह से सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है मेरे बच्चों, और इसी प्रोसेस का नाम है प्रोग्रेस। अब राइटर एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। उनके हिसाब से तरुण या वृद्ध दोनों ही अपने प्रेजेंट से पूरी तरह खुश नहीं होते, लेकिन रीजन अलग अलग होते हैं। तरुण हमेशा फ्यूचर के सपने देखते हैं, उन्हें लगता है बस फ्यूचर आ जाए सब परफेक्ट हो जाएगा, और वृद्ध वो अपने पास्ट को याद करते रहते हैं, हमारे जमाना जैसा कुछ नहीं था। यानी तरुण फ्यूचर को प्रेजेंट में लाना चाहते हैं और वृद्ध जो होते हैं वो पास्ट को दोबारा जीना चाहते हैं। अब राइटर को फाइनली एहसास होता है कि परफेक्ट ऐसे लिखने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ मुश्किल वर्ड्स लिख देना अच्छा ऐसे नहीं बना देता बच्चों। सिर्फ रूल्स याद कर लेना भी काफी नहीं होता और सिर्फ लंबी राइटिंग भी क्वालिटी की गारंटी नहीं होती। असली निबंध वही होता है जहां राइटर की अपनी सोच हो, अपना अनुभव हो, दिल से निकली हुई सच्चाई अभिव्यक्त हो। इसीलिए राइटर किसी एक रूल को फॉलो करने की जगह अपने नेचुरल तरीके से लिखने का फैसला करते हैं, और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। यानी ऐसे लिखने का मतलब पेज भरना नहीं होता है जो हम लोग कर देते हैं कभी कभी, बल्कि अपनी बात को ईमानदारी से प्रभावशाली तरीके से पेश करना होता है। तो चैंपियंस, अब राइटर को क्या लिखूं का जवाब मिल चुका है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी भी बाकी है कि इस चैप्टर को लिखा क्यों गया है। तो वो इसलिए लिखा है हमारे राइटर ने क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि श्रेष्ठ लेखन क्या होता है। वो ये बताना चाहते हैं कि केवल शब्दों से ही श्रेष्ठ लेखन नहीं होता है। वो कहते हैं कि गहरे विचार, अनुभव और मौलिक अभिव्यक्ति का परिणाम हमारा श्रेष्ठ लेखन होता है। मतलब बेस्ट लेखन क्या होता है। दूसरी चीज जो है वो ये बताते हैं कि जीवन का अनुभव पता चलता है इस चैप्टर से। मतलब जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा कठिनाइयां और संघर्ष आते हैं समय के साथ साथ,
और मधुर स्मृतियां बन जाती हैं। वो सारे के सारे जीवन के हमारे अनुभव मतलब बहुत अच्छे क्या बन जाती हैं, मेमोरीज बन जाती हैं। तीसरी बात, परिवर्तन का स्वभाव बताते हैं। मनुष्य का स्वभाव परिवर्तन की ओर बढ़ना है, मतलब हर इंसान लाइफ में चेंजेस चाहता है और हम चेंजेस अडेप्ट करते जाते हैं। वह सदैव नए विचारों को अपनाता रहता है। फोर्थ पॉइंट, निरंतर खोज। मनुष्य सदैव नए अनुभवों की खोज में लगा रहता है और उसी खोज से आगे बढ़ता रहता है। बस चैंपियंस, क्या लिखूं, चैप्टर यहीं फिनिश होता है। और अब अगर इस चैप्टर से एग्जाम में पाठ परिचय, मूल भाव, लेखक के विचार, कोई भी आंसर आता है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप उसे कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी इस चैप्टर को डिफिकल्ट समझते हैं। और अगर आप क्लास 9 की हिंदी को कंप्लीट करना चाहते हो तो रैंक अप विद रिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे एक अगले चैप्टर के साथ। Till then, keep learning, keep growing, keep ranking up with Riya. This is Riya Bhatia signing off, my dear champions.